स्वागत है दोस्तों आप सबका विद्याकुल क्लासेस विथ रोशन सर में। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है विद्युत रसायन। ध्यान से सब कोई देखेंगे, ऊपर लिखा हुआ है केमिस्ट्री 12th, ठीक है। अध्याय 3 विद्युत रसायन, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं। सब कोई ध्यान से देखिएगा और आराम से पढ़िए। किसी भी प्रकार के कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत रसायन। देखिए, विद्युत रसायन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, उसके पहले हमें दो बातों को जानना ज़रूरी है। अब दो बातों को जानना ज़रूरी है। आप लोग पढ़े होंगे छोटी क्लास में चालक और कुचालक के बारे में, ठीक है। चालक यानी सुचालक, ठीक है। तो सुचालक क्या होता है और कुचालक क्या होता है, ये आप लोग जानते होंगे कि आखिर सुचालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है। तो देखिए, सुचालक क्या है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो, ठीक है। यानी जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है वे सुचालक कहलाते हैं, और जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है वे कुचालक कहते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसे और अच्छी तरह से। चलिए, क्या हम लोग को पढ़ना है विद्युत चालक। विद्युत चालक, इसको सुचालक भी कहा जाता है, सुचालक कहिए या विद्युत चालक कहिए। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या होता है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। हमने क्या कहा, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है विद्युत चालक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे धातुएं, जितने भी धातुएं हैं वे सब सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। इनमें कुछ एक्सेप्शन भी है जो हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। उसके अलावा विद्युत के सुचालक कौन कौन होता है, विद्युत अपघट्यों के विलयन। विद्युत अपघट्यों के विलयन का मतलब क्या होगा, यानी जो विलयन विद्युत धारा के प्रवाह के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। यानी जो विलयन विद्युत धारा के प्रवाह से बनाई जाती है वह भी सुचालक होते हैं, यानी विद्युत के चालक होते हैं। तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आखिर सुचालक क्या होता है। अब हम बात करते हैं कुचालक की, यानी नन कंडक्टर्स, ठीक है। चलिए, कुचालक वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्या कहा, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है कुचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कुचालक। जैसे शुद्ध जल। शुद्ध जल, जी हाँ, शुद्ध जल भी कुचालक है, क्योंकि शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। और हमने अभी सीखा कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है वह सुचालक कहलाती है। तो शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो शुद्ध जल क्या है, कुचालक है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बता देते हैं कि शुद्ध जल में आखिर विद्युत धारा प्रवाह क्यों नहीं होती है। तो देखिए, शुद्ध जल एक दुर्बल होते हैं, ठीक है। दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, ठीक ना। अब दुर्बल विद्युत अपघट्य के कारण ये बहुत कम आयनित होते हैं। शुद्ध जल जो होते हैं वह क्या होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य के कारण ये बहुत कम आयनित होते हैं, एकदम 1% भी आयनित नहीं होते हैं, जिसके वजह से शुद्ध जल में जो है विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो कुचालक में क्या हो गया, शुद्ध जल। इसके अलावा कांच, कांच भी क्या है, कुचालक है। रबड़, क्या, रबड़, रबड़ भी क्या है, तो कुचालक है। बर्फ, क्या, बर्फ, बर्फ भी क्या है, कुचालक है, ठीक है। अब देखिए, हमने अभी सीखा सुचालक और कुचालक के बारे में, तो आई होप आपको समझ में आया होगा बेहतर तरह से। अब हम लोग इसके टाइप्स को जानेंगे।
विद्युत चालकों के प्रकार, ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, ठीक है। अब देखिए विद्युत चालक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धात्विक चालक, जिसको मेटेलिक कंडक्टर्स कहते हैं, और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी चालक, जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कहा जाता है, ठीक है। यानी विद्युत चालक कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धात्विक चालक और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालक को क्या कहते हैं? मेटेलिक कंडक्टर्स कहते हैं, और विद्युत अपघटनी चालक को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ये देखिए विद्युत अपघटनी चालक, एक अजीब सा आप लोग को लग रहा हो कि विद्युत अपघटनी चालक क्या होता है, तो सीधा सा मतलब आप निकाल लीजिए कि विद्युत अपघटनी चालक को विद्युत अपघट्य भी कहते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया धात्विक चालक और दूसरा हो गया विद्युत अपघटनी चालक या विद्युत अपघट्य, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना नोट कीजिए, अब ये दोनों टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। पहला क्या होता है? धात्विक चालक। क्या होता है? धात्विक चालक। अब देखिए धात्विक चालक क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स, ठीक है। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। समझ में आ रहा है? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? धात्विक चालक कहते हैं। देखिए धात्विक चालक को इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहा जाता है, ठीक है। धात्विक चालक को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है धात्विक चालक को इलेक्ट्रॉनिक चालक? क्योंकि धातुओं में आवेश को प्रवाहित करने का कार्य मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं, इसीलिए धात्विक चालकों को इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं, ठीक है। धात्विक चालक क्या होता है? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। समझ में आ रहा बात? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, उसे हम धात्विक चालक कहते हैं। धात्विक चालक को इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है धात्विक चालक को इलेक्ट्रॉनिक चालक? तो हमने नोट में लिख दिया है कि धात्विक चालक को इलेक्ट्रॉनिक चालक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है? आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान ले करके जाता है। समझ में आ रहा बात? कहता है कि धातुओं में आवेश को प्रवाहित करने का कार्य कौन करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं, इसलिए धात्विक चालक को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक चालक कहा जाता है। समझ में आ रहा बात? चलिए आगे देखिए, आखिर धातुएं, इसके पहले हम लोग पढ़ें कि जितने भी धातु हैं, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके जितने भी धातु हैं वे सब धातु क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। अगर कह दिया जाए कि आखिर धातुएं जो होती है वह विद्युत के सुचालक क्यों होती है, तो हमने लिखा है कि सभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अभी हम बताएं जितने भी धातु हैं, जितने भी धातु के बारे में हम लोग जानते हैं, है ना, उन सभी धातुओं में क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? अब फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ में आ रहा है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है, इसलिए धातु में विद्युत की सुचालक होती है। जैसे कॉपर, सिल्वर, आपका हो गया लोहा, एल्युमिनियम, है ना। तो इस तरह से जितने भी धातुएं हैं और बहुत सारे हैं, जितने भी धातु हैं उन सभी में क्या पाया जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही धातुएं जो है विद्युत के सुचालक होती है या चालक होती है। अब यही आपका आंसर क्या है कि धातुएं जो है इलेक्ट्रॉनिक चालक क्यों कहलाते हैं? तब क्यों कहलाते हैं भाई? क्योंकि
धातुओं में इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है, आवेश का जो प्रवाह होता है, वह मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। कौन करते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसके वजह से हम धात्विक चालक को इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। तो आई होप इतने सारे डाउट आपको क्लियर हो गया होगा कि धात्विक चालक को इलेक्ट्रॉनिक चालक क्यों कहा जाता है, आखिर धातुएं विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं। तो देखिए एकदम सिंपल वे में आप फिर से समझिए। सबसे पहले धातुएं विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं? तो विद्युत के सुचालक इसीलिए होते हैं क्योंकि धातु में क्या पाया जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है? आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का कार्य करता है। इसलिए धातुएं जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। सेकेंड बात कि आखिर धात्विक चालक को इलेक्ट्रॉनिक चालक किस लिए कहते हैं? तो देखिए धात्विक चालक यानी वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इसीलिए इसको धात्विक चालक को इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। इसको और अच्छी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि धातुओं में आवेश को प्रवाहित करने का कार्य मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। कौन? जो फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं धातु में, वही जो होते हैं आवेश का प्रवाह करते हैं, प्रवाहित करने का कार्य करते हैं। इसीलिए धात्विक चालक को इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए एक नोट वाली बात और समझ लीजिए। कहता है कि ग्रेफाइट एक अधातु है। ग्रेफाइट को तो हम लोग जानते हैं कि अधातु है। तो ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। समझ में आ रहा बात? ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत धारा का प्रवाह उसमें होता है। तो कारण क्या होता है? देखिए विद्युत धारा प्रवाहित कब होता है? जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तब उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होती है। तो ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट तो एक अधातु है, लेकिन ग्रेफाइट में भी फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। समझ में आ रहा बात? अगर देखिए ग्रेफाइट एक अधातु है। ग्रेफाइट क्या है? अधातु है। तो अधातु है तो इसमें तो लाइन नहीं आना चाहिए, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होना चाहिए। फिर भी इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने अभी सीखा कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ग्रेफाइट एक अधातु है, परंतु ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो बताइए आप ही, मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जा रहा, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने का काम करेगा कि नहीं करेगा? ग्रेफाइट जो होता है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन का काम क्या है? कि आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। तब बताइए कि ग्रेफाइट तो अधातु है, लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए ग्रेफाइट भी विद्युत के चालक है। समझ में आया? चलिए इतना नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला हम लोग देखे थे धात्विक चालक, अब देखेंगे दूसरा विद्युत अपघटनी चालक। इसे एक और नाम दिया जाता है विद्युत अपघट। ठीक है, विद्युत अपघटनी चालक को इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कहते हैं, विद्युत अपघट्य को इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ठीक है, देखिए विद्युत अपघटनी चालक आखिर क्या होते हैं उसको देखिए। विद्युत अपघटनी चालक कहता है कि जो पदार्थ हो, समझ में आ रहा है, जो पदार्थ जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं, जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें विद्युत अपघट या विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। समझ में आ रहा है बात? कोई भी पदार्थ हो, अगर वह पदार्थ जल में, हम किसी पदार्थ को लिए और वह पदार्थ को हम जल में घोलें, ठीक है, और वह पदार्थ जल में घोल करके आयनों में टूट जाता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आयनों में टूट जाता है, तो उसे हम विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। जैसे नमक को ले लीजिए, अगर हम नमक को यानी NaCl को जल में घोलेंगे तो एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा और एक निगेटिव आयन बन जाएगा। देखिए कैसे, इसको हम जल में अगर घोलेंगे तो पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन में टूट जाएगा, तो इसी को हम कहते हैं विद्युत अपघटनी चालक।
जो पदार्थ जल में घुल करके आयनों में टूट जाता है। समझ में आ रहा है, याद हो रहा है? क्या हम बोले? जो पदार्थ, बोलिए मेरे साथ, जो पदार्थ जल में घुल कर, जल में घुल जाए, अब घुल करके आयनों में टूट जाए, ठीक है, आयनों में अगर टूट जाता है तो उसे हम विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। इसको आयनिक चालक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयनिक चालक। अगर आपसे क्वेश्चन सवाल आ जाए कि विद्युत अपघटनी चालक को आयनिक चालक क्यों कहते हैं, तो क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि जल में घुल करके आयनों में टूट जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं। देखिए इसको अच्छी तरह से लिखा गया है कि इनके मुक्त आयन, जो इनमें फ्री आयन पाया जाता है, आवेश को प्रवाहित करने का कार्य करता है। यानी जो इनमें फ्री आयन पाए जाते हैं वह आवेश को प्रवाहित करने का कार्य करते हैं, इसीलिए विद्युत अपघटनी चालक को आयनिक चालक भी कहते हैं। समझ में आ रहा बात? अगर कोई आपसे पूछे कि विद्युत अपघटनी चालक को आयनिक चालक क्यों कहते हैं, तो देखिए क्यों कहते हैं तो लिखेंगे क्योंकि इनके मुक्त आयन, जो फ्री आयन उनमें पाए जाते हैं, जैसे NaCl, तो NaCl का जो फ्री आयन होगा वह क्या करेगा? आवेश को प्रवाहित करने का कार्य करेगा। तो इनके मुक्त आयन ही आवेश को प्रवाहित करने का कार्य करता है, इसीलिए हम विद्युत अपघटनी चालक को आयनिक चालक भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत होगा आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत अपघट्यों के प्रकार। विद्युत अपघट्यों के प्रकार, देखिए हम लोग क्या पढ़े, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से आइए। सबसे पहले हम लोग पढ़े सुचालक। क्या पढ़े थे? सुचालक पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कुचालक, याद है ना? कुचालक पढ़े। उसके बाद सुचालक के प्रकार हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे? सुचालक के प्रकार। तो सुचालक के प्रकार यानी दो प्रकार के विद्युत चालक के दो प्रकार है ना, एक धात्विक चालक और दूसरा विद्युत अपघटनी चालक। ये दोनों क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत अपघटनी चालक के प्रकार, यानी विद्युत अपघट्यों के प्रकार। तो यह भी दो प्रकार के होते हैं। विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। देखिए पहला होता है प्रबल विद्युत अपघट्य, जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिस। ठीक है, एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरा होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए, आगे हम बताएंगे कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है और दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है। हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत अपघट्यों के प्रकार। तो विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? जिसमें पहला होता है प्रबल विद्युत अपघट्य स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे प्रबल विद्युत अपघट्य यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए एकदम आसान सी भाषा में समझिए। आप लोग नमक को घोले हैं जल के साथ, नमक को घोल करके देखे हैं या तो चीनी को घोल करके देखे हैं? ज़रूर देखे होंगे। आप उसमें देखेंगे कि नमक जब भी पानी में हम घोलते हैं तो नमक का एक भी कण नहीं बचता है, यानी पूरी तरह से घुल जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? या चीनी को जल में घोलिए, तो चीनी को जब हम जल में घोलते हैं तो चीनी का एक दो कण बच भी जाता है, नहीं ना? तो यही तो है प्रबल विद्युत अपघट्य, मतलब जो जल में घुलकर पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। जो जल में घुलकर पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं उसी को हम कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। कहने का मतलब है कि किसी पदार्थ को अगर हम जल में घोलेंगे तो उसके सारे के सारे जितने भी अणु होंगे वो सब घुल जाएगा, उसी को हम कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। ठीक है, तो लिखेंगे जो
जल में घुलकर, जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से, जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से मतलब 100%, एकदम 100% नमक को हम जल में डाल रहे हैं तो नमक का एक भी कण नहीं बचना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा बात? पूर्ण रूप से मतलब 100% जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से आयनित तो हो जाते हैं। समझ में आ रहा बात? जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं उसे हम विद्युत अपघट, प्रबल विद्युत अपघट कहते हैं। ठीक है, जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। किसी प्रकार के दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सरल से सरल भाषा में डिफिनेशन दे करके समझाऊं। तो देखिए, जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य। अब देखिए, प्रबल विद्युत अपघट्य जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो हम सबसे पहले प्रबल विद्युत अपघट्य को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इसका सेकंड जो होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो प्रबल विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब वो 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है प्रबल अम्ल, दूसरा होता है प्रबल क्षार और तीसरा होता है जितने भी लवण होते हैं वो सारे के सारे। ठीक है, यानी ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रबल अम्ल, ठीक है, इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, दूसरा प्रबल क्षार। देखिए, प्रबल क्षार इसको भस्म भी कहा जाता है, आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। प्रबल क्षार जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, और तीसरा होते हैं सभी लवण ऑल सॉल्ट्स। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और तीसरा सभी लवण। ये 3 प्रकार के कौन? प्रबल विद्युत अपघट्य जो पूरी तरह से घुल जाए। समझ में आ रहा बात? अब देखिए, इसका कुछ जो एग्जाम्पल है प्रबल अम्ल का, प्रबल क्षार का, सभी लवण का, कुछ हम एग्जाम्पल आपको देते हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछेगा। तो प्रबल अम्ल में आपका आ गया HCl। ठीक है, आप इसे याद कर लीजिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में देगा कि इनमें से कौन सा प्रबल अम्ल है। ठीक है, तो प्रबल अम्ल में आपको याद कर लीजिएगा HCl, H2SO4, HNO3। ठीक है, जितने भी लिखा हुआ है इसे आप याद कर लीजिएगा, ये सब प्रबल अम्ल में आते हैं, HCl, H2SO4, HNO3। ठीक है, अब हम लिख देते हैं प्रबल क्षार। तो प्रबल क्षार में आपको आ जाएगा NaOH, ठीक है, KOH, है ना, और सभी लवण में आपको आ जाएगा NaCl और आता है KCl, फिर आपको आएगा CH3COONA। ठीक है, देखिए, प्रबल अम्ल HCl, H2SO4, HNO3। ठीक है, प्रबल क्षार
NaOH KOH सभी लवण NaCl KCl CH3 COONA। तो इसे आप याद कर लीजिएगा कि इनमें से कौन से प्रबल अम्ल हैं, प्रबल क्षार हैं, कौन से लवण हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको पूछेगा। और देखिए ये तीनों का डिफिनेशन जो है हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। अगर इतना छोटा छोटा का अगर हम डिफिनेशन देंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा, तो दे दें, क्या करें। चलिए लिख लीजिएगा, दे ही देते हैं कि आखिर प्रबल अम्ल क्या होता है। देखिए अब गौर से समझिएगा, सब इसी से रिलेटेड आपको डिफिनेशन बनेगा। देखिए कहता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य। अब प्रबले विद्युत अपघट्य के नहीं तीनों पार्ट है। प्रबल विद्युत अपघट्य 3 प्रकार के। हम जब प्रबल विद्युत अपघट्य के बारे में जान गए कि जो जल में सॉरी जो जल में पूरी तरह से घुल जाए, जो जल में पूर्णतः रूप से घुल करके आयनित तो हो जाते हैं, उसी को हम प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो ये तीनों है, तो तीनों जल में पूरी तरह से घुलेगा कि नहीं घुलेगा, पूरी तरह से आयनित होगा। तो बात रहा कि प्रबल अम्ल क्या होता है, प्रबल क्षार क्या होता है और सभी लवण क्या होते हैं। तो लिखेंगे कि वे अम्ल जो जल में पूरी तरह से आयनित होकर हाइड्रोजन प्लस प्रदान करे। क्या प्रदान करे, हाइड्रोजन प्लस प्रदान करें। हम इधर लिख देते हैं नंबर 1 दे करके, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होकर H प्लस का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन। समझ में आ रहा है, तो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होकर H प्लस प्रदान करते हैं उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लिख दिए हैं। वे अम्ल जो जल में पूरी तरह से घुल जाए और क्या प्रदान करे, हाइड्रोजन आयन, उसे हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल। चलिए दूसरा क्या है, दूसरा है प्रबल क्षार। ठीक है, तो यही आपका डिफिनेशन होगा, लेकिन ये प्रबल क्षार जो होते हैं OH माइनस प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, OH माइनस, यानी हाइड्रा ऑक्साइड आयन जिसको हम लोग कहते हैं। लिख देते हैं, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होकर OH माइनस, OH माइनस का मतलब क्या हो गया, हाइड्रा ऑक्साइड आयन। हाइड्रा ऑक्साइड आयन लिख देते हैं, हाइड्रा ऑक्साइड आयन, हाइड्रा ऑक्साइड आयन काफ़ी मात्रा में प्रदान करते हैं उसे प्रबल क्षार कहते हैं, उसे प्रबल क्षार कहते हैं। चलिए लिख दिया कि आखिर प्रबल अम्ल क्या होता है और प्रबल क्षार क्या होता है। देखिए दोनों जल में पूर्णतः घुलेंगे, आयनित होंगे, क्योंकि ये दोनों पार्ट किसका है, प्रबल विद्युत अपघट्य का। तो ये जल में घुल करके, प्रबल अम्ल जल में घुल करके H प्लस प्रदान करेगा, और जो प्रबल क्षार होगा जिसको हम लोग प्रबल भस्म भी कहते हैं, यह जल में घुल करके हाइड्रा ऑक्साइड आयन काफ़ी मात्रा में प्रदान करता है। ठीक है, अब तीसरा बचा सभी लवण, यानी लवण क्या होते हैं। तो लवण अम्लों तथा भस्मों के अभिक्रिया से जल तथा लवण बनते हैं। क्या बोला हमने, अम्लों तथा भस्मों के अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं तीसरा, अम्लों, यहाँ पे लिख देते हैं चूँकि यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, आइए यहाँ पे लिख देते हैं हम, अम्लों
तथा भस्मों, भस्मों मतलब क्षार, समझ में आ रहा है बात। अम्लों तथा भस्मों के अभिक्रिया से लवण बनते हैं, लवण तथा जल बनते हैं। अगर आप नोट कीजिएगा तो प्रबल अम्ल में प्रबल अम्ल वाला नोट कर लीजिएगा, प्रबल क्षार को प्रबल क्षार में नोट कर लीजिएगा, और क्या है लवण, तो लवण वाला को लवण में नोट कर लीजिएगा। बाकी इसका एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या कहता है, अम्ल और भस्म को जब हम रिएक्शन करेंगे, मिलाएंगे, तो एक अभिक्रिया उत्पन्न होगी, और जब अभिक्रिया उत्पन्न होगी तो उस अभिक्रिया से क्या बनेगा, जो नया उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होगा, जो प्रतिफल हमें प्राप्त होगा, वह प्रतिफल हमें प्राप्त होगा क्या, लवण और जल। जैसे मान लिया जाए कि एक हम अम्ल को ले लेते हैं HCl, ठीक है, ये क्या है HCl अम्ल है, और ये क्या है क्षार है, तो HCl और NaOH। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि अम्लों तथा भस्मों की अभिक्रिया से, यानी ये अम्ल है और ये क्या है भस्म है। अब ये दोनों को हम एक साथ मिलाएंगे तो अभिक्रिया से जो इसका उत्पाद बनेगा, जो इसका प्रतिफल प्राप्त होगा, वह लवण तथा जल बनेगा। जब HCl और NaOH मिलेगा तो हमें प्राप्त होगा NaCl। NaCl क्या है, देखिए NaCl लवण है और जल प्राप्त होगा H2O, ठीक है। ये क्या है अम्ल है, ये क्या है क्षार है, लिख देते हैं अम्ल क्षार, और ये क्या प्राप्त हुआ लवण, और ये क्या प्राप्त हुआ जल। समझ में आ रहा बात, तो आप लोग इसे नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे, ये पहला था प्रबल विद्युत अपघट्य, अब इसका सेकंड पार्ट है क्या है ध्रुवल विद्युत अपघट्य, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे उसका दूसरा पार्ट ध्रुवल विद्युत अपघट्य। हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत अपघट्य के प्रकार, क्या पढ़ रहे थे विद्युत अपघट्य के प्रकार, जिसमें पहला था प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरा है ध्रुवल विद्युत अपघट्य, ठीक है। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या था, प्रबल विद्युत अपघट्य था कि जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, यानी पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, उसे प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं, ठीक है। तो जस्ट उसका उल्टा ध्रुवल विद्युत अपघट्य होगा, यानी जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, आंशिक रूप से आयनित होते हैं, ठीक है, आंशिक रूप से आयनित होते हैं, उसे हम कहते हैं ध्रुवल विद्युत अपघट्य। उसमें हम लोग पढ़े थे कि प्रबल विद्युत अपघट्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के पढ़े थे, 3 प्रकार के। एक पढ़े थे प्रबल अम्ल के बारे में, और दूसरा पढ़े थे प्रबल भस्म के बारे में, और तीसरा पढ़े थे लवण के बारे में, ठीक है। तो ध्रुवल विद्युत अपघट्य भी 2 प्रकार के होते हैं, एक ध्रुवल अम्ल और दूसरा ध्रुवल भस्म के बारे में, ठीक है। बस जस्ट उसका उल्टा है, वो जल में घुल करके पूरी तरह से आयनित हो जाता है, और ये जल में घुल करके पूरी तरह से आयनित नहीं होता है, आंशिक रूप से आयनित होता है, उसी को हम कहते हैं ध्रुवल विद्युत अपघट्य। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे वे विद्युत अपघट्य जो जल में घुलकर बहुत कम आयनित होते हैं, बहुत कम आयनित होते हैं, जो जल में घुलकर बहुत कम आयनित होते हैं। देखिए एकदम सेम उसका उल्टा है, प्रबल विद्युत अपघट्य का उल्टा है। उसमें था कि वे विद्युत अपघट्य जो जल में घुलकर पूर्णतः या पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं,
लेकिन ये पूरी तरह से आयनित नहीं होता है, आंशिक रूप से आयनित होता है। आंशिक का मतलब होता है कि बहुत कम आयनित होते हैं, उसे द्रुबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रबल द्रुबल, हम लोग दुर्बल के बारे में पढ़ रहे हैं। द्रुबल अम्ल, वीक एसिड। ठीक है। दूसरा द्रुबल क्षार, वीक क्या हो जाएगा? बेस, है ना। चलिए देखिए, उसमें तीसरा था लवण। तो लवण प्रबल और दुर्बल नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए वो तीन प्रकार के था, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और था सभी लवण। तो लवण प्रबल और द्रुबल नहीं होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे द्रुबल विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, द्रुबल अम्ल और दूसरा द्रुबल क्षार। तो आइए इसको एग्जाम्पल सबसे पहले देख लेंगे, चूँकि इसका एग्जाम्पल ही आपको इम्पॉर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिएगा। द्रुबल अम्ल का एग्जाम्पल है CH3COOH H2CO3 और द्रुबल क्षार का एग्जाम्पल है NH4OH। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके देख लेते हैं कि द्रुबल अम्ल क्या होता है और द्रुबल क्षार क्या होता है। ये सब फिर आप लोग 10वां में ही पढ़े होंगे, फिर भी हम बता देते हैं कि द्रुबल अम्ल क्या होता है, द्रुबल क्षार क्या होता है। देखिए अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, बस जस्ट उल्टा है। प्रबल अम्ल जल में पूरी तरह से घुल करके H+ प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? H+ प्रदान करता है। और प्रबल क्षार जल में पूरी तरह से घुल करके क्या प्रदान करता है? OH- प्रदान करता है। ठीक है, बस जस्ट ये उल्टा है। देखिए तो ये द्रुबल अम्ल है और द्रुबल क्षार है। अब बताइए कि द्रुबल अम्ल जल में पूरी तरह से घुलता है? नहीं घुलता है। ये जल में पूरी तरह से नहीं घुलता है, तब द्रुबल अम्ल भी जल में पूरी तरह से नहीं घुलेगा, द्रुबल क्षार भी जल में पूरी तरह से नहीं घुलेगा। तो लिखेंगे कि वे अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप से ही आयनित होते हैं। क्या लिखेंगे? वे अम्ल जो जल में घुलकर जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप में ही आयनित होते हैं, पूर्णतः नहीं। अगर पूरी तरह से घुलेगा तो ये तो प्रबल अम्ल हो जाएगा। अब इस उल्टा है कि वे अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप में ही आयनित होते हैं, पूर्णतः नहीं। उसे क्या कहते हैं? उसे द्रुबल अम्ल कहते हैं। द्रुबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं, द्रुबल क्षार। वे अम्ल जो जल में घुलकर
सिर्फ आंशिक रूप में आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रा ऑक्साइड आयन प्रदान करते हैं उसे ध्रुवल क्षार कहते हैं। ठीक है, देखिए प्रबल क्षार में क्या था कि काफ़ी मात्रा में, ठीक है, और यहाँ देखिए कम मात्रा में, बस यही चेंजिंग है। वो पूरी तरह से घुलता है, आई कम तरह से यानी कम घुलता है। वो पूरी तरह से आयनित हो जाता है, आई आंशिक रूप में आयनित होता है यानी कम मात्रा में आयनित होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसे अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा आप लोग को। और चलिए आगे फिलहाल इतना नोट कीजिए, आगे बताते हैं इसका कुछ और पार्ट। चलिए अब हम कुछ नोट देख लेते हैं। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है, तो प्रबल विद्युत अपघट्य में आयनन की मात्रा एवं आयनन का जो वेग होता है वह अधिक होता है। क्या कहा हमने, प्रबल विद्युत अपघट्य में आयनन का मात्रा, जो आयन होते हैं उसकी मात्रा और उसका वेग अधिक होता है। ठीक है, और दुर्बल विद्युत अपघट्य में आयनन की मात्रा एवं उसका वेग कम होते हैं। तो ये बात नोट में लिख लीजिएगा। पहला, प्रबल विद्युत अपघट्य में आयनन की मात्रा एवं आयनन का वेग अधिक होता है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ दे या ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि प्रबल विद्युत अपघट्य में आयनन की मात्रा क्या होता है, तो आयनन की मात्रा भी अधिक होती है और उसका वेग भी अधिक होता है। दुर्बल में पूछेगा तो कम होते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए दूसरा नोट, दुर्बल विद्युत अपघट्य में आयनन की मात्रा व आयनन का वेग इसमें अधिक, तो इसमें क्या हो जाएगा, कम होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखेंगे धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में अंतर। फिलहाल इसे आप नोट कीजिए। अब हम देखेंगे धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में अंतर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसे कोशिश कीजिएगा याद करने के लिए। फिलहाल इसे हम सरल भाषा में आपको याद करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइए क्या देखेंगे, धात्विक तथा विद्युत अपघटनी चालकों में अंतर। धात्विक तथा विद्युत अपघटनी चालकों में अंतर। देखिए सबसे पहला क्या है, इसमें धात्विक चालक में आवेश का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के
द्वारा होता है। देखिए धात्विक चालक में आवेश का प्रवाह किसके द्वारा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा। एकदम याद कर लीजिए, धात्विक चालक में आवेश का प्रवाह किसके द्वारा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा। पीछे पढ़ाए भी होंगे कि आखिर धातुएं विद्युत के सुचालक क्यों होती है। क्योंकि धातुएं में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करता है, ठीक है, यानी लेकर के जाता है। तो याद कर लीजिएगा, इनमें आवेश का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, ठीक है। धात्विक चालक में आवेश का प्रवाह किसके द्वारा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा। विद्युत अपघटनी चालक में देखिएगा आवेश का प्रवाह मुक्त आयन के द्वारा। एकदम एजे याद कर लेना है, समझ में आ रहा बात। धात्विक चालक में आवेश का प्रवाह किसके द्वारा? मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा। विद्युत अपघटनी चालक में आवेश का प्रवाह किसके द्वारा? मुक्त आयन के द्वारा, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन के द्वारा, इसमें आयन के द्वारा। ओके, चलिए दूसरा बात कहता है कि इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा बात ध्यान दीजिएगा, धात्विक चालक में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें क्या लिखिएगा? विद्युत अपघटनी चालक में रासायनिक परिवर्तन होता है। अब कैसे लिखेंगे? इनमें विद्युत अपघट्यों का आयनन होता है। विद्युत अपघट्यों का आयनन का मतलब होता है कि इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। चलिए, इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। इसमें आवेश का प्रवाह किसके द्वारा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा। इसमें आवेश का प्रवाह किसके द्वारा होता है? मुक्त आयन के द्वारा। ओके, इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। दो बात क्लियर। चलिए तीसरा देखिए, कहता है कि इनमें द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है। जो धातुएं होती है, धातुएं विद्युत की चालक होती है, तो इनमें द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है। मतलब द्रव्यमान एक जगह से दूसरे जगह नहीं होता है, जबकि इनमें द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है, ठीक है। इनमें द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। वो कैसे? मान लिया जाए कोई पात्र है, इसमें हम कोई पात्र है, इसमें हम किसी चीज़ का विलयन, जैसे NaCl का विलयन डाल दीजिए, ठीक है। NaCl का विलयन डाल दिए, इसमें इधर साइड हम दे देंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाएंगे, इधर साइड दे देंगे निगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो पॉजिटिव जो है ये निगेटिव की ओर जाएगा और निगेटिव जो है पॉजिटिव की ओर जाएगा। तो यहाँ द्रव्यमान इधर से उधर जाएगा और ये निगेटिव जो है उधर से इधर आएगा, तो द्रव्यमान तो भाई हिले डोलेगा। यानी कहने का मतलब है कि इनमें द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है और इनमें द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है, ठीक है। तो तीन बात क्लियर। देखिए तीनों बात को रिवाइज कीजिए। धात्विक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश का प्रवाह करता है। विद्युत अपघटनी चालक में मुक्त आयन विद्युत का प्रवाह करता है, ठीक है। दूसरी बात, धात्विक चालक में विद्युत रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी रासायनिक परिवर्तन होता है और इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। इसका द्रव्यमान में कोई स्थानांतरण नहीं होता है और इसमें द्रव्यमान में स्थानांतरण होता है, ठीक है। चलिए चौथी बात, चौथा कहता है कि इनमें प्रतिरोध उत्पन्न, यानी धात्विक चालक में प्रतिरोध उत्पन्न कैसे होता है। तो देखिए धात्विक चालक में प्रतिरोध उत्पन्न मुक्त इलेक्ट्रॉन के मार्ग में धनायन आने के कारण होता है। देखिए धात्विक चालक में प्रतिरोध, यानी जो विद्युत धारा के रुकावट डाले उसी को ना प्रतिरोध कहते हैं। तो धात्विक चालक में प्रतिरोध कैसे उत्पन्न होता है? देखिए प्रतिरोध उत्पन्न होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के मार्ग में धनायन आ जाता है। यानी कहने का मतलब है कि धात्विक चालक है, अब हम लोग जानते हैं कि धात्विक चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन बेचारा सोचता है कि इधर से उधर हम जाएं, यानी स्थानांतरण हो घूमें, लेकिन बीचवा में आ जाएगा धनायन। तब बीचवा में धनायन आ जाएगा, तब बताइए उसमें प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जब तक इलेक्ट्रॉन घूमेगा नहीं तब तक उसमें विद्युत धारा होगा नहीं। तो बताइए प्रतिरोध कैसे उत्पन्न होता है। देखिए इसको थोड़ा सा बताते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई धातु है,
तो कोई धातु है तो इसमें जो परमाणु होते हैं प्लस प्लस प्लस, ठीक है, इस तरह से समझ गए। और इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वह बाहर की ओर होता है, आपको सेकंड चैप्टर में बताए होंगे। समझ में आ रहा बात। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है ये सोचता है कि हम सगरों घूमें, आई बीचवा में कौन आ जाता है, रुकावट डाल देता है धनायन, तो ये बेचारा घूम नहीं पाता है। तो जब ये घूमवे नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन तब विद्युत धारा होगा कहाँ से, विद्युत यानी लाइन आएगा कहाँ से। तो इसमें प्रतिरोध उत्पन्न कैसे होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के मार्ग में यानी इलेक्ट्रॉन के रास्ता में कौन आ जाता है, तो धनायन आ जाता है। कहने का मतलब है कि धारा कैसे प्रवाहित होती है, लाइन उसमें कैसे आता है, कोई धातु है इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इसमें लाइन आएगा। अब इसमें प्रतिरोध कैसे उत्पन्न होगा भाई, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सोच रहा है घूमने के लिए चाहता है, लेकिन बीच में आ जाता है धनायन। तो धनायन आ जाता है तो उसको रुकावट पैदा हो जाता है, जिसके वजह से उसमें प्रतिरोध उत्पन्न हो जाती है। क्लियर है। चलिए इसमें प्रतिरोध कैसे उत्पन्न होता है, तो देखिए इनमें प्रतिरोध उत्पन्न मुक्त आयनों के मार्ग में, देखिए इसमें क्या पाया जाता है, मुक्त आयन पाया जाता है। तब मुक्त आयन के मार्ग में कौन आ जाता है, विलायक के परमाणु। विलायक के परमाणु, ये विलयन न होता है जी, तो विलायक के परमाणु मुक्त आयन के बीचवे में घुस जाएगा, यानी रुकावट डाल देगा, आने के कारण एकरा में प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। समझ में आ रहा है बात। चलिए ठीक है, तो 4 बात तक हो गया, 4 क्लियर। अब 5वां देख लेते हैं। 5वां कहता है कि प्रतिरोध कम होने के कारण चालकता अधिक होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। प्रतिरोध कम होगा तो चालकता अधिक होगी, अब प्रतिरोध अधिक होगा तो धातुओं से चालकता कम होगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, प्रतिरोध कम होने के कारण चालकता अधिक होती है। प्रतिरोध कम होने के कारण चालकता अधिक होती है, प्रतिरोध अधिक होने के कारण चालकता धातुओं से कम होता है। ठीक है, तो आई होप आप पांचों को आसानी से समझ गए होंगे और बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। फिर से आपको एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखिए, धात्विक चालक में विद्युत का प्रवाह फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा, विद्युत अपघटनी चालक में विद्युत का प्रवाह फ्री आयन के द्वारा, धात्विक चालक में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है और इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तीसरा, इसमें द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है, तो इसमें द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। इसमें प्रतिरोध कैसे उत्पन्न होगा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के रास्ता में धन आयन आ जाएगा तब प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। इसमें प्रतिरोध कैसे उत्पन्न होगा, तो मुक्त आयन के बीच में विलायक के अणु आ जाएगा, यानी विलायक के अणु रास्ता में रुकावट डाल देगा तो इसमें प्रतिरोध उत्पन्न होगा। 5वां बात कहता है कि प्रतिरोध कम होने के कारण चालकता अधिक होगी, अब प्रतिरोध अधिक होने के कारण चालकता धातुओं से यानी इससे कम होगी। ठीक है, एक बात और लिख लीजिएगा, यहाँ जगह नहीं है, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। यानी धात्विक चालक में क्या होता है कि ताप बढ़ेगा, लिख देते हैं यहाँ पे 6ठा में लिख लीजिएगा, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। एक बात और लिख लीजिएगा इसमें कि जब धातु में ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, और इसमें जब हम ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। तो फिलहाल यहाँ जगह नहीं है, लिख लीजिएगा आप यहाँ का उल्टा, सिर्फ यहाँ पे ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, इसमें लिख लीजिएगा ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटेगा। ओके, हो गया। चलिए, इस तरह से आपको आज का जो वीडियो था वो क्लियर होता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।